कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूँ। मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूँ। तेरे घर के हर एक रास्ते को चारों धाम लिखता हूँ। अपने आप से मुलाकात करनी है, अपने आप से मुलाकात करनी है, कुछ पल नहीं सारी रात करनी है। सुनो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सुनो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझको तुमसे बात करनी है। कर रहे भावनाओं का व्यापार सब, कर रहे भावनाओं का व्यापार सब, कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता। कर रहे भावनाओं का व्यापार सब। मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ मगर कुछ भी आधा नहीं चाहिए। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे के पिछवाड़े में कुल 4 साल की एक बालिका रहती है। मेरे गले से लिपट कर वो मुझको सबसे प्यारा अंकल कहती है, नाम है जिसका मध्यंतिका। आज के युवा का जो प्रेम है ना, वो 2 तरह के प्रेम होते हैं। एक होता है आकर्षण में आकर प्रेम कर लेना, किसी की हाव भाव देखकर या किसी की सुंदरता देखकर या किसी की लग्जरियस लाइफ देखकर उससे प्रेम हो जाना, ये तो आकर्षण है। कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें से ही एक दर्द तुम्हारा भी होगा। तो जो प्रेम का दर्द है ना, वो चिता के साथ ही जलती है। चंद सांसों का खेला है, चले आइए। चंद सांसों का खेला है, चले आइए। ये जिंदगी का झमेला है, चले आइए। हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर, हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर, मन बहुत अकेला है, चले आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र मिश्र जी, जो एक कवि हैं, एक शिक्षक हैं और विश्वासम परिवार से एक पत्रिका है मनहर, उसके संपादक भी हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ तक आने की अवसर देने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने, वैसे तो मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि ये शुरुआत कैसे रही, लेकिन सबसे रोचक बात जो मुझे लगी कि आप गणित के शिक्षक हैं जी, और हिंदी में इतनी सुंदर रचनाएं लिखते हैं। तो ये विरोधाभास, ये जो जन्म हुआ एक कवि का, वो कैसे हुआ? क्योंकि आपका रुझान था पढ़ाई का गणित की तरफ और ये अंदर अंदर हिंदी का एक कवि पनप रहा था। तो ये शुरुआत में जानना चाहूंगी। देखिए, कविता आत्मा की अभिव्यक्ति होती है और कविता जो है जरूरी नहीं कि हिंदी हम पढ़ें तभी कविताएं लिखें। सुमित्रा नंदन पंत जी ने 4 लाइनें कही हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजी होगी गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो कविताएं तो वियोग से निकलती हैं, विषय से नहीं निकलती हैं जी। तो जो अपने अंदर संवेदना को महसूस करेगा, जो कुछ चीजों को आसपास घटित हो रही चीजों को महसूस करेगा, अगर उसमें थोड़ा सा संवेदना है, उस चीज को महसूस कर पाए तो कविताएं लिखेगा। और कहा जाता है कि जो चीज हम किसी दूसरे से नहीं कह पाते हैं उसे लिखना शुरू कर देते हैं जी। तो बेसिकली कविताएं तो आत्मा की अभिव्यक्ति हैं, वो किसी विषय के लिए। तो राघवेंद्र जी के जीवन में ऐसा क्या था जो वो नहीं कह पा रहे थे, जिसको लिखने के लिए उनकी लेखनी ने उन्हें प्रेरित किया? जैसा कि सबके जीवन में होता है कि शुरुआती दौर में जब युवा अवस्था की पहली दहलीज पे मैं आया, तो दुर्भाग्य था कि उस समय पूरे विश्व के लिए कोरोना जैसी त्रासदी थी जी। एक तो वो गंभीर विषय था, दूसरे मैं युवावस्था में था और पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर रहा होगा मेरा उस समय। जीवन में पहली बार प्रेम का अनुभव किया, वो विषय रहा। यही सब सम्मिलित विषय थे जो कविताएं लिखना को सिखा गया मुझे। पहली रचना कौन सी थी? पहली रचना तो कोई ऐसी याद नहीं है मुझे, लेकिन शुरुआती दौर में मैं एक कविता लिखा था, वो फेसबुक पे शेयर किया था मैंने। तो कुछ लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, तो कहा कि बहुत अच्छी बात है। कि उसकी मुझे आखिरी लाइन याद आती है कि मुझे याद है कि जून 23 या 24 जून की दिन था और बारिश हो रही थी। मेरे लेटे फोन में ही अपने लिखा कि कल करेंगे अखबार वाले बाढ़ की खबर, कल देंगे अखबार वाली बाढ़ की खबर, अब यहाँ तो अभी ही अस्को की बाढ़ हो गई है। वाह वाह, क्या बात है जी। ऐसी कविता मैंने पहली बार लिखा था, मुझे याद है। उसके बाद धीरे धीरे क्रम चलता गया और आज यहाँ तक आ गया जी जी। अच्छा, हर कवि की कविताएं प्रकाशित होती, आपकी भी हुई हैं, लेकिन कोई एक कविता होती है जो प्रकाशित तो नहीं होती है, लेकिन मानस पटल पे उसका बड़ा गहरा असर होता है, वो दिल के बहुत करीब होती है। ऐसी कौन सी रचना है आपकी? मेरी एक मुक्तक है जिसको मैं बहुत
मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा उस चीज़ को जब भी अकेले रहता हूँ पढ़ते रहता हूँ। हालांकि वो तरन्नुम में नहीं है, फिर भी वो मैं पढ़ता रहता हूँ कि वो ऐसे है कि चंद सांसों का खेला है चले आइए, चंद सांसों का खेला है चले आइए, ये जिंदगी का झमेला है चले आइए, हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर, हर तरफ है भीड़ अपनों की मगर, मन बहुत अकेला है चले आइए, मन बहुत अकेला है चले आइए। बहुत सुंदर। ये मेरे बेहद करीब मुक्तक है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी जी। अच्छा, आपने कहा कि प्रेम का पहला अनुभव रहा आपका जिसने आपको लिखने के लिए भी प्रेरित किया। तो वैसे आजकल तो प्रेम तो हमेशा से ही एक बड़ा ही व्यापक विषय रहा है। बिल्कुल। तो पहले भी प्रेमी हुआ करते थे, आज भी है। ये बात और है कि प्रेम का स्वरूप बदल गया है। करने वाले तो वही हैं, करने वाले लेकिन स्वरूप बदल गया है। जी। आज का जो युवा का जो प्रेम है उसको कुछ परिभाषित मैं चाहूंगी कि आप करते अपनी कुछ लाइनों से। आज के युवा का जो प्रेम है ना, वो दो तरह के प्रेम होते हैं। एक होता है आकर्षण में आकर प्रेम कर लेना, किसी की हाव भाव देखकर या किसी की सुंदरता देखकर या किसी की लग्जूरियस लाइफ देखकर उससे प्रेम हो जाना, ये तो आकर्षण है। और ये आकर्षण महज 2-4 महीने 3 महीने का आयु होती है, वो खत्म हो जाता है उसके बाद। लेकिन जो प्रेम होता है ना, वो अचानक नहीं हो पाता और वो अचानक खत्म भी नहीं होता है। वो धीरे धीरे होता है और अंतिम सांस तक वो बने रहता है, वो फिर खत्म ही नहीं होता है। धीमी धीमी हाँ, वो अंतिम सांस तक चले जाता है। मुझे किसी की रचना की 2 लाइन याद आती हैं कि कुछ आंसू बन गिर जाएंगे, कुछ दर्द चिता तक जाएंगे, उनमें से ही एक दर्द तुम्हारा भी होगा। तो जो प्रेम का दर्द है ना, वो चिता के साथ ही जलती है। जी, क्या बात है। बहुत मैं बहुत ज़्यादा आपसे इस बात में बहुत समर्थन रखती हूँ। मुझे भी लगता है कि शायद जो वास्तविक प्रेम होता होगा वो कुछ ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल। खैर, हम आते हैं इस बात पे कि आप विश्वासम परिवार से जुड़े हुए हैं। उनकी एक पत्रिका है मनहर, जिसके आप संपादक भी हैं। तो कुमार विश्वास जी तो वैसे सभी के ही बड़े प्रिय हैं और सभी उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपका उनसे ये जुड़ना कैसे हुआ? इसकी एक बहुत रोचक घटना है कि हमें लग रहा है कि 2022 के 25 दिसंबर था और कुमार विश्वास सर आए थे लखनऊ में अटल काव्य संध्या में जी। और वहाँ के एक पत्रकार हैं गौरव त्रिपाठी भी, जो मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। तो भैया थे वहाँ पे, गौरव त्रिपाठी भैया और एक और हैं मेरे भाई लगते हैं सुमित तिवारी जी। उन लोगों ने कुमार सर से मिला पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में, और इस बात पे फिर पर चर्चा हुई कि एक परिवार बनाया जाए, विश्वासम परिवार, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कौन करता है, उनकी विचारधारा पे चलता कौन है, इसको देखना था। तो एक हम लोगों ने 5-7 लोगों ने परिवार बनाया और उसी दिन विश्वासम परिवार की नींव पड़ी और उसी दिन उसका नाम रखा गया विश्वासम जी। उसके अगले महीने जनवरी में एक पत्रिका छापी गई मनहर, जिसका नाम स्वयं कुमार सर ने सुझाया था कि इसका नाम मनहर रखा जाए। पहले महीने की पत्रिका में हमें लग रहा कि 8-9 पेज थे, उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते पेज आज हमें लग रहा है 150 के नियर अबाउट पहुंच गया और उसमें 50,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं अब तक जी। तो एक कारवां अभी धीरे धीरे चल रहा है, कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम, लेकिन जब चले थे हम लोग उस समय बहुत कम लोग थे, लेकिन ये विचारधारा का प्रभाव है उनके कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जी और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर तो लिखते ही हैं कुमार विश्वास जी। बिल्कुल। जैसे कि मैंने कहा, सभी उन्हें बहुत चाहते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, उनके बहुत प्रशंसक हैं, बहुत हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं जी। उनकी ऐसी कौन सी रचना थी जिसको सुन के आपने बिल्कुल उनको गुरु मान लिया अपना? देखिए, उनकी बहुत पॉपुलर रचना है कोई दीवाना कहता है, जो वो मंचों पर सुनाते रहते हैं जी। उस रचनाओं को तो सब लोग दीवाने हैं, लेकिन कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जो वास्तव में बहुत अच्छी हैं। जैसे मुझे उनकी सबसे प्रिय रचना है, जो उनको भी बहुत प्रिय है, वो खुद बताते हैं, मध्यंतिका। शायद आपने पढ़ा होगा, मैं तो पढ़ा हूँ। मध्यंतिका एक 4 साल की बच्ची के बारे में लिखा गया है, जिसके माता और पिता के बीच में तलाक हो चुका है जी। वो कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए उसकी चंद पंक्तियां हो जाएं। वो कुछ एक बेहद लंबी कविता है, मुझे इसकी 4 लाइन याद है कि मैं जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे के पिछवाड़े में कुल 4 साल की एक बालिका रहती है, मेरे गले से लिपटकर वो मुझको सबसे प्यारा अंकल कहती है, नाम है जिसका मध्यंतिका। ऐसी कविता है वो, पूरी बहुत लंबी कविता है कि उसके जीवन गाथा गाई गई है जी। जी, उसने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए जी।
ऐसी ऐसी कविताएं मैंने सुना और पढ़ा। जी। जी। अच्छा राघवेंद्र जी, बहुत सी कविताएं होती हैं जैसे अमूमन जैसा कवि लिखते हैं, तुकबंदी वाली। जी। अभी आजकल इंस्टा पोएट्री बहुत चली हुई है। जी। तो इस कितना आप इसको सही मानते हैं? इसको कविता की श्रेणी में आप रखते हैं? उसको जो भी रचना है, कविता कह लीजिए, गीत कह लीजिए, उसकी श्रेणी में रखते हैं उसको? क्योंकि महज वो कुछ बातों का वो एक सिलसिला होता है। जी। तो कितना आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? आप उसको कितना एक्सेप्टेंस देते हैं? देखिए, जैसे कि आज के समाज में कोई स्त्री बहुत खूबसूरत हो, बेहद बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो विधवा है ना तो उसे शुभ कामों में शामिल नहीं किया जाता है। जी। यही हाल कविताओं की, जिनका कोई न्यू नहीं है, जिसका कोई व्याकरण नहीं है, जिसका कोई आचरण नहीं है, ऐसी कविताएं खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन उसे किसी शुभ काम में शामिल नहीं किया जाता। वो अलग बात है कि लोग उसे देखते बहुत अच्छे तरीके से, हर नई चीज को लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसको किसी चीज में शामिल नहीं किया जाता है। फिर जुड़ाव उसी पुरानी विधा से ही होता बिल्कुल, है। अवश्य। जी जी जी, ये होती है। बिना जो इंस्टाग्राम पे जो कविताएं चल रही हैं वो 1-2 दिन की व्यूज के लिए और शेयर के लिए वो होती हैं, वो मिलता भी है उस पे। जी, लेकिन और अदर कामों में उसकी किताबों में छापी जाए ऐसी वो नहीं होती। जी। बातें तो बहुत होती रहेंगी राघवेंद्र जी, साथ में मैं चाहूंगी कि बीच बीच में आप अपने कुछ मुक्तक, कुछ गीत हमारे दर्शकों के लिए गुनगुनाते रहें, सुनाते रहें। जी, मैं मेरा मुक्तक है कि सुना देता हूँ। मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको चाहत से ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ मगर कुछ भी आधा नहीं चाहिए। या तो तू चाहिए या तो कुछ भी नहीं, या तो तू चाहिए या तो कुछ भी नहीं, इस दफा तुझसे वादा नहीं चाहिए, इस दफा तुझसे वादा नहीं चाहिए। और एक मुक्तक है कि बसर करना है दिल में तो हिम्मत भी बचानी है, बसर करना है दिल में तो हिम्मत भी बचानी है, नयन के द्वार पे सपनों की दौलत भी बचानी है। नशा केवल उदासी का करेंगे याद में तेरी, नशा केवल उदासी का करेंगे याद में तेरी, कि हम जैसों को घर वालों की इज्जत भी बचानी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये तो वही बात हो गई जैसा कि लोग प्रेम में सबसे पहले जो असल प्रेमी होते हैं वो अपने प्रेम की बलिदान देते हैं अपने परिवार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। अच्छा, ऐसी अभी आपकी एक गीत मैं पढ़ रही थी कि कर रहे हैं भावनाओं का व्यापार। जी, ये मैं सुनना चाहूंगी। यह एक ऐसी गीत है कि आपको पता होगा कि गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल आयोजित होता है हर साल दिसंबर में। मैं एक गीत उसमें भेजा था और मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था इस गीत के लिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं गीत को उसके पहले कहीं सुनाया नहीं था, एक मंच पे सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर मैं यहाँ पे अब सुना देता हूँ आपके कहने कि कर रहे भावनाओं का व्यापार सब, कर रहे भावनाओं का व्यापार सब, कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता, कर रहे भावनाओं का व्यापार सब। बंद है उसका। एक छोटी सी गलती पे नाराजगी, एक छोटी सी गलती पे नाराजगी, भूल जाती है सारे ही उपकार को, पूर्व के सारे सम्मान को भूल कर, याद रखती है दुनिया तिरस्कार को, आज संशय में डूबा ये सारा जगत, आज संशय में डूबा ये सारा जगत, प्रेम को हल बनाना नहीं चाहता, कर रही भावनाओं का व्यापार सब, कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहता, कर रही भावनाओं का व्यापार सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल आजकल के प्रेम को बड़ा सुंदर परिभाषित करती हैं आपकी ये पंक्तियाँ।
अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगी कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि आप गणित के अध्यापक हैं और हिंदी कितनी सुंदर कविताएं आप लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि या तो माता पिता या परिवार में कोई होगा जो लेखनी से जरूर जुड़ा रहा होगा, तो घर का माहौल कैसा था? देखिए, घर का माहौल, कोई कविता तो नहीं लिखता था, लेकिन पढ़ने लिखने वाले सब लोग हैं। दादी मेरी सबसे कम पढ़ी लिखी है परिवार में, लेकिन वो सुबह उठ जाती थी 4 बजे, उनका शुरू हो जाता था श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण वैभव दारुणम। तो वो आधी नींद में मैं था, आधी नींद खुल जाती थी जब ये सुनता था, कान में पहुंची ये चीजें, तो उसका भी असर पड़ा। बाद में बाबा जी थे, अखंड ज्योति आती थी सूर्य पत्रिका हमारे घर पर, बाबा अखंड ज्योति पढ़ते थे, चाचा लोग पढ़ा रहे थे उसमें विद्यालय में, तो वो लोग आकर के हमें सुनाया करते थे कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी जैसी कविताएं मैंने सुना। और मम्मी मेरी बचपन में वो कविताएं सुनाया करती, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, ऐसी कविताएं मैं घर पे सुना लोगों से, पढ़ा नहीं, घर पे सुना लोगों से। तो उसका असर कुछ पड़ा। जब बड़ा हुआ 10वीं 11वीं में आया, हिंदी की किताबें पढ़ा, तो साकेत पढ़ा, पंचवटी पढ़ा, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा, बाबा नागार्जुन को पढ़ा, और थोड़ा रुचि आई। फिर तब तक तो मेरे मतलब कोई रुझान नहीं था हिंदी की तरफ। पढ़ना अच्छा लगता था, लिखता नहीं था। पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लिखना कब से शुरू किया? लिखना, खराब लिखना तो मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया, और अब अच्छा लिखना अभी तक शुरू नहीं किया। तो याद तो नहीं है कब से शुरू किया, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 12वीं के बाद धीरे धीरे वो हॉस्टल में मैं था, और हॉस्टल से लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ। जी। तो वो हर एक कवि का एक पर्सनल, मुझे लगता है व्यक्तिगत एक श्रोता होता है जिसको वो सुनाकर पहले अप्रूवल लेता है अपनी उस रचना की। बिल्कुल। तो वो व्यक्तिगत श्रोता कौन रहा? वो व्यक्तिगत श्रोता तो हॉस्टल में मैं था, तो सबसे पहले अपने रूम पार्टनर को सुनाता था। लेकिन हाँ, जिसके लिए कविताएं लिखता था, प्रेम की कविताएं लिखता था और पार्टिकुलर किसी एक के लिए लिखी जाएंगे, तो मैं सबसे पहले उनको भेजता था, वहां पे भेजा जाता था, अच्छा लगता था तो उसको शेयर किया, फिर दोस्तों को सुनाया करता था हॉस्टल में। जब हॉस्टल में सुन लेते थे दोस्त, तो फिर उसे फेसबुक पे वगैरह इधर उधर शेयर करता था मैं। तो मैं मान चलता हूँ जिससे प्रेम हुआ वो और दोस्त, यही दो लोग हमारे श्रोता थे, व्यक्तिगत श्रोता रहे। जी। अच्छा, लिखने के लिए प्रेरणा कौन रहे? दोस्त रहे, प्रेमिका रही, या कुछ और? किसी एक को मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रेरणा, चूंकि असल तो प्रेम ही रहा। अपनी बातों को रखने का तरीका, उन्होंने कहा कि अगर कविता लिखते हो तो कविता में कहे करो बातें, जो हमसे बातें कहनी है वो कविता में कह दिया करो। कहा ठीक है। उसके बाद मैंने कविताएं पढ़ी थी, कुमार विश्वास सर को सुनना स्टार्ट कर दिया था, तो वहां से भी बहुत प्रेरणा मिली मुझे। और देखा कि मंचों पे कभी कैसे कविताएं सुनाते हैं, तो मुझे लगा तो बहुत अच्छी दुनिया है, यहाँ पे लोग कभी आ रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, कविताएं भी सुना रहे हैं, और लोगों की तालियां भी मिल रही है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो ये सब प्रेरणा रही। अच्छा, कहते हैं कि कविताएं जो होती हैं वो कवि के गुमनाम प्रेम पत्र होते हैं। बिल्कुल। जो किसी विशेष पते पे नहीं जाते हैं, लेकिन जब वो कवि उस कविता को पढ़ता है और दूर बैठी उसकी प्रेरणा जब सुनती है, तो वो प्रेम पत्र का आदान प्रदान इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल। तो राघवेंद्र जी के गुमनाम प्रेम पत्रों की वो गुमनाम पता कौन थी? और क्या वो कहा सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो मैं समझ सकती हूँ। कुछ संकेत में आप कह सकते हैं, या मैं ये इस तरह से जानना चाहूंगी कि क्या वो गुमनाम पता आज भी है या गुमनामी की अंधेरों में ही खो गया? नहीं, आज तो कोई रिश्ता वास्ता नहीं है, और हमें सच बताऊं तो ये भी नहीं पता है कि वो शख्स कहाँ गया। यहाँ पे है भी कि नहीं, शहर में है भी कि नहीं है, गोरखपुर का ही था, अब गोरखपुर में है भी कि नहीं है, कहाँ गया, क्या हुआ, और पता लगाने की मैंने कोशिश भी नहीं किया, और ना ही करता हूँ क्योंकि उसमें खुददारी थी। जी। और मैं चाहता हूँ कि अब क्या पता लगाना, जब हो गया जी। उसकी भी अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ है जी। तो वो भी बहुत सारे गुमनाम पत्र आपने लिखे होंगे जी। वो एक गुमनाम पत्र जो दिल के बहुत करीब है, जो लगता है एक टीस सी होती है कि कभी वो मिले तो उसको ये बैठकर जरूर सुनाएंगे। मैंने 4 लाइन एक रात में लिखा था, तो 4 लाइनें मुझसे लिखा गई वो तक कि अपने आप से मुलाकात करनी है, अपने आप से मुलाकात करनी है, कुछ पल नहीं सारी रात करनी है, सुनो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सुनो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझको तुमसे बात करनी है।
क्या बात है, मुझको बहुत तुमसे बात सुंदर, करनी है, बहुत सुंदर। बहुत। आपको सुनती हूँ तो, आपको सुन रही हूँ तो लगता है कि आजकल के युवा जो प्रेम का दावा करते हैं, प्रेम हो जाने का दावा करते हैं, काश कि वो इस तरह से प्रेम को समझ पाते और परिभाषित कर पाते, तो शायद प्रेम का जो स्वरूप अब विकृत हो गया है वो विकृत नहीं होने पाता। अवश्य अवश्य उनको समझना चाहिए कि प्रेम होता क्या है। जी। किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता है, किसी को खो देना प्रेम नहीं होता है, किसी का हो जाना प्रेम नहीं होता है, उसका बने रहना प्रेम होता है। उसी का हमेशा बना रहना है, वो मिले ना मिले इन सब चीजों से हटकर उसी का हूँ, उसी का हूँ, उसी का हूँ, ये प्रेम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा राघवेंद्र जी, जैसे मुझे लगता है कि आपको भी कहीं ना कहीं आपने इस बात से सहमत होंगे कि हर व्यक्ति का, जी, हर व्यक्ति के ऊपर उसके शहर का एक कर्ज होता है। अवश्य। तो एक कवि होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, एक कवि होने के नाते इस शहर का कितना कर्ज अपने ऊपर महसूस करते हैं और किस तरह से इस कर्ज को आप उतारना चाहेंगे? देखिए, मैं तो, मेरा गृह जनपद है कुशीनगर, और कुशीनगर में एक छोटा सा ब्लॉक है सुकरौली। सुकरौली में सबसे छोटा सा गांव है पिपरा लालमन। मैं वहां से निकल कर आया था 2021-22 में गोरखपुर। तो मैं कविताएं तो लिखता था, लेकिन ना तो मैं कोई प्रॉपर श्रोता था मेरा, ना तो मैं किसी को जानता था कोई कवि है, ना तो पता था कि गोरखपुर में कुछ है ऐसा, कोई एफएम है, कोई कुछ है, कुछ नहीं पता था। बस ये पता था कविताएं लिखता हूँ, अब ये नहीं पता था किसे सुनाना है, कोई मंच भी होता है, कवि सम्मेलन भी होता है, कुछ नहीं पता। यहाँ आने के बाद एक एक लोगों से जुड़ना शुरू किया, और लोग भी काफी अच्छे हैं, हमें सराहे, हमें सपोर्ट किए। और मैं कह सकता हूँ कि जितना मैं, मेरी जन्मस्थली तो कुशीनगर है, लेकिन जो कर्मस्थली है, जो अब तक मुझे हासिल हुआ है, जितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उसमें 100% गोरखपुर शहर का योगदान है, गोरखपुर शहर के लोगों का योगदान है। और काव्य के द्वारा आप उसे समृद्ध करते रहेंगे। जी। अच्छा राघवेंद्र जी, एक चीज और जानना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, आपने जैसे गांव का जिक्र किया, गांव में कभी रहना भी हुआ है आपका? हाँ, मैं तो लगभग अपने जीवन के 2 दशक तक गाँव में ही रहा हूँ। बीच में 3 साल के लिए चला गया था हॉस्टल, बाकी तो प्रॉपर गांव में ही रहा हूँ। गांव से जुड़ाव रहा? जी, गांव से जुड़ाव रहा है, गांव की मिट्टी को महसूस किया हूँ। तो उस पे कुछ पंक्तियां लिखी हैं? अगर लिखी है तो जरूर चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को सुनाएं। नहीं, गांव पे तो कोई ऐसे कोई पंक्तियां नहीं लिखी, लेकिन मुझे कुमार सर की 4 पंक्तियां याद आती हैं, वो अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। जरूर जरूर। कि मुझे लगता है कि शिष्य का अपने गुरु की हर चीज पे अवश्य 1% ही लेकिन अधिकार होता है। तो उस अधिकार से मैं चाहूंगी कि वो पंक्तियां आप हमारे दर्शकों से जरूर साझा करें। कि मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूँ, मैं तेरे बिन जो सांसें लूं उन्हें भी काम लिखता हूँ, तेरे घर के हर एक रास्ते को चारों धाम लिखता हूँ। क्या बात है। शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, शहर जाकर तुझे बस रात की शोखी हुई हासिल, तो अपने गांव की हर शाम तेरे नाम लिखता हूँ। क्या बात। तो मैं अपने गांव की हर शाम तेरे नाम लिखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में राघवेंद्र जी, मैं जैसा कि यहाँ आए हर मेहमान से उस क्षेत्र के लोगों को मार्गदर्शन देने के, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, ये बात मैं ज़रूर पूछती हूँ। और आजकल के अभी जैसे कि छोटे मोटे हर गली कूचे में कवि नित पैदा हो रहे हैं, कुछ पुष्पित भी हो रहे हैं, कुछ खत्म हो जा रहे हैं, तो जो भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्षेत्र को समृद्ध करना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उन्हें? पहली बात की तो जो कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं नए लोग, मुझ जैसे लोग, उनको अपनी कविता पे काम करने चाहिए, अपने ऊपर काम करनी चाहिए। कविता ही प्रोडक्ट है, हम मान के चलते हैं। बाकी जो इससे सम्मान मिला, कितने मंचों पर हम गए, कितनी तालियां बटोरे, कितने इंटरव्यूज हुए, ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, ये सब बहुत मिल जाएंगे। जो मेन मुद्दा है वो अपनी कविताओं पे काम किया जाए, अपने काव्य शैली पे काम किया, अपने कवित्व पे काम किया जाए। मैं ये कहूंगा लोगों से कि जो नए लिख रहे हैं वो इस चकाचौंध से थोड़ा हट करके अपनी कविताओं पे काम करें। मंचों को कविताओं की जरूरत है, तो आप मंच की जरूरत बनिए, आपको मंच की जरूरत ना पड़े। जब आप मंच की जरूरत बन जाएंगे तो मंच आपको स्वयं ही ढूंढ लेगा, क्योंकि कोई बीज है, अंकुरण होने के लिए किसी से पूछता नहीं है। जब उसमें अंकुरण क्षमता होती है तो धरती को फटना पड़ता है, धरती को फट कर रास्ता देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपनी कवित्व क्षमता पे काम कीजिए, और बाकी तो नियति है, भगवान है। और कहा जाता है कि
शून्य प्रतिभा पर भी अनंत परिश्रम का हिसाब होता है। क्या बात। अगर आपकी प्रतिभाएं शून्य है, परिश्रम अनंत है, तो उसका भी हिसाब होगा। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी राघवेंद्र जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और बहुत सुंदर गीत और मुक्तक हमारे दर्शकों से साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र मिश्र जी। इसी तरह शहर के अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।